Welcome students. Today we are going to study about History Chapter 1, The Rise of Nationalism in Europe, Part 2, French Revolution and Idea of the Nation. Students, नेशनलिज्म की स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ हुई। जैसा कि आपको याद होगा, 1789 में फ्रांस एक ऐसा स्टेट था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक एब्सोल्यूट किंग लुई 16 का शासन था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए, उनसे फ्रांस की प्रभुसत्ता एक एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम से निकलकर फ्रांस के नागरिकों के हाथ में आ गई। इस क्रांति में यह घोषणा की गई कि अब फ्रांस के नागरिक ही राष्ट्र का निर्माण करेंगे, अर्थात जनता के द्वारा ही प्रतिनिधि चुने जाएंगे जो फ्रांस का शासक बनेगा। बिगिनिंग से ही फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने ऐसे कदम उठाए जिनसे लोगों के मन में कलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना डेवलप होने लगी थी। जैसे फ्रांस के लिए उन्होंने ला पैट्री यानी फादरलैंड और फ्रांस के नागरिक के लिए ले सिटियन यानी सिटीजन जैसे शब्दों को बढ़ावा दिया। मतलब यह है कि संविधान के अंतर्गत लोगों को एक समान अधिकार मिला। पुराने झंडे को हटाकर एक नया तिरंगा झंडा लाया गया। स्टेट जनरल के इलेक्शन में केवल एक्टिव सिटीजन को ही वोट देने का अधिकार मिला। स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नए नए स्लोगन्स और राष्ट्रीय गान लिखे गए, शपथें खाई गई, शहीदों का गुणगान हुआ और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, और यह सब राष्ट्र को समर्पित हुआ। एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लागू हुई जो अपने सिटीजन के लिए एक समान कानून बनाया। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज समाप्त कर दिए गए और साथ ही वेट और मेजरमेंट की एक समान सिस्टम लागू की गई। डिफरेंट रीजन्स के लोकल लैंग्वेजेस को डिस्करेज किया गया और फ्रेंच जो पेरिस में बोली और लिखी जाती थी वह राष्ट्र की कॉमन लैंग्वेज बन गई। रिवॉल्यूशनरीज ने यह घोषणा किया था कि उनका मिशन और डेस्टिनी यानी भाग्य और लक्ष्य यूरोप के लोगों को तानाशाही राजतंत्र से मुक्त कराना है। दूसरे शब्दों में रिवॉल्यूशनरीज का उद्देश्य यूरोप के लोगों को राष्ट्र बनने में मदद करना था। जब यह खबर यूरोप के डिफरेंट सिटीज में पहुंची तो छात्र और एजुकेटेड मिडिल क्लासेस के मेंबर्स जैकोबिन क्लब्स की स्थापना करने लगे। 1790s में ये एक्टिविटीज और कैंपेन्स फ्रेंच आर्मीज के लिए एक रास्ता तैयार किया और वे हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के कई जगहों पर पहुंच गए। रिवॉल्यूशनरीज वॉर के शुरू होने के साथ ही फ्रेंच आर्मीज नेशनलिज्म के इस सोच को बाहर के देशों तक भी ले गए। नेपोलियन के कंट्रोल में जो भी क्षेत्र आया वहां उसने ऐसे अनेक सुधार किए जिन्हें वह फ्रांस में पहले ही ला चुका था। फ्रांस में मोनार्की सिस्टम को वापस लाकर निसंदेह नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को नष्ट कर दिया था, मगर एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में उसने रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स को शामिल किया था जिसने पूरे सिस्टम को और भी अधिक एफिशिएंट और न्यायसिद्ध बनाया। 1804 के सिविल कोड को हम नेपोलियन कोड के नाम से भी जानते हैं। नेपोलियन कोड के अकॉर्डिंग जन्म के आधार पर सभी विशेषाधिकारों को खत्म कर दिया गया। कानून के समक्ष सभी को बराबरी का दर्जा दिया गया और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। इस कोड को नेपोलियन ने दूसरे रीजन्स में भी लागू किया जो कि फ्रांस के नियंत्रण क्षेत्र में था। डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में भी नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को आसान बनाया। फ्यूडल सिस्टम को यानी सामंतवाद को खत्म कर पीजेंट्स और फार्मर्स को बंधुआ मजदूरी से मुक्ति दिलाई। टाउन्स में भी श्रमिक संघ के रिस्ट्रिक्शंस को हटाया गया। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतर बनाया गया। पीजेंट्स, आर्टिशियन, वर्कर्स और नए बिजनेसमैन ने नए नए आज़ादी को एंजॉय किया। बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स को यह समझ में आने लगा कि एक समान कानून, एक स्टैंडर्डाइज वेट्स और मेजर्स और एक कॉमन करेंसी उन्हें गुड्स एक इलाके से दूसरे इलाके में मूवमेंट में फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। लेकिन जीते हुए एरियाज के स्थानीय लोगों की फ्रेंच रूल्स के प्रति मिक्स्ड रिएक्शंस थी। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और कई अन्य शहरों जैसे ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान और वार्सो में फ्रेंच आर्मीज का स्वतंत्रता की तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। लेकिन यह उत्साह शुरुआती कुछ दिनों तक ही रहा।
बहुत ही जल्द यह उत्साह दुश्मनी में बदल गया जब यह बात स्पष्ट होने लगी कि नई एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट उनके पॉलिटिकल फ्रीडम के अकॉर्डिंग नहीं थी। बढ़े हुए टैक्सेस, सेंसरशिप, यूरोप के बाकी हिस्सों को जीतने के लिए फ्रेंच आर्मी में जबरन लोगों की भर्ती से हो रहे नुकसान और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के मिले फायदे से कहीं अधिक नजर आने लगे। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि नेपोलियन ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, लेकिन उसके पर्सनैलिटी के कुछ निगेटिव पक्ष भी थे, जिसमें उसकी साम्राज्यवाद की नीति जो थी वो सबसे बड़ी उसकी कमजोरी थी, जिसके चलते वह फ्रेंच आर्मीज में हर एक फैमिली से एक सदस्य को आर्मी में भर्ती होने के लिए बाध्य करता था। साथ ही उसने प्रिंस पर भी सेंसरशिप लगाती थी, जिससे कि उसके बारे में कोई भी बैड न्यूज पब्लिकली ओपन ना हो। और यही सब जो इसके कुछ बैड इम्पैक्ट थे आगे चलकर उसके हार का कारण बनी। तो इस तरह से हमने देखा कि नेपोलियन ने किस तरह से फ्रेंच आर्मी को संगठित किया और यूरोप के करीब करीब बहुत सारे पार्ट को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन पूरे यूरोप पे कब्जा करने की उसकी जो चाह थी वो पूरी ना हो सकी। और ये क्यों नहीं पूरी हो सकी वो हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।